हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए उनके फोर्थ पेपर, जिसका कि शीर्षक है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, से संबंधित अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए, आज का जो मॉडल पेपर है उसमें जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके प्रश्नों और उनके उत्तरों को हम लोग देखते हैं। तो आज का जो मॉडल पेपर है उसका जो पहला प्रश्न है वो है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का संक्षिप्त नाम है। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का संक्षिप्त नाम यूनेस्को है। प्रश्न संख्या एक का ऑप्शन ए आपका जो है वो सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, इसमें आपसे पूछा गया है कि यूनेस्को ने 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति कब की थी। तो यूनेस्को के द्वारा जो है 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति सन 1993 1993 में की गई थी। तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, इसमें आपसे पूछा गया है कि यूनेस्को के द्वारा 1993 में गठित शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष थे। तो यूनेस्को के द्वारा 1993 में गठित शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष जैक डेलर्स थे। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, इसमें आपसे पूछा गया है कि जैक डेलर्स का संबंध किस देश से है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। तो जैक डेलर्स का संबंध जो है वो फ्रांस से था। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, इसमें आपसे पूछा गया है कि 21वीं शताब्दी की शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग को जो है हम लोग किस अन्य नाम से जानते हैं। तो 21वीं शताब्दी के जो शिक्षा पर जो अंतर्राष्ट्रीय आयोग गठित हुआ था उसको हम लोग डेलर्स आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, इसमें आपसे पूछा गया है कि 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग का प्रतिवेदन लर्निंग द ट्रेजर विद इन, सीखना आंतरिक खजाना के नाम से कब प्रकाशित हुआ था। तो 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग का जो प्रतिवेदन था वो 1996 में 1996 में आया था। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7, इसमें पूछा गया है कि डेलर्स आयोग में शामिल होने वाले भारतीय थे। तो डेलर्स आयोग में जो भारत की तरफ से शामिल होने वाले सदस्य थे वो थे डॉक्टर कर्ण सिंह। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन ए जो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, इसमें आपसे पूछा गया है कि डेलर्स आयोग के अनुसार 21वीं शताब्दी की शिक्षा के आधार या स्तंभ जो पिलर होंगे। तो डेलर्स आयोग के अनुसार 21वीं शताब्दी की शिक्षा के आधार जो है वो 4 होंगे, या पिलर्स 4 पिलर्स को उन्होंने बताए थे। प्रश्न संख्या 8 के ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 को, इसमें आपसे पूछा गया है कि डेलर्स आयोग के प्रतिवेदन के किस अध्याय में शिक्षा के 4 स्तंभों का उल्लेख किया गया है। तो डेलर्स आयोग का जो रिपोर्ट था, प्रतिवेदन था, उसके अध्याय 4 में शिक्षा के 4 स्तंभों का उल्लेख किया गया है। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, इसमें आपसे पूछा गया है कि डेलर्स आयोग के अनुसार शिक्षा के 4 स्तंभों में शामिल हैं। ऑप्शन ए जानने के लिए अधिगम, ऑप्शन बी करने के लिए अधिगम, ऑप्शन सी एक साथ जीने के लिए अधिगम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो डेलर्स आयोग के अनुसार शिक्षा के जो 4 स्तंभ में शामिल हैं ये तीनों चीज़ें शामिल है उसमें। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा गया है कि डेलर्स आयोग की दृष्टि से ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी जिसमें ऑप्शन ए दिया है कि बच्चों के व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास किया जा सके, ऑप्शन बी दिया है कि बच्चों की जन्मजात अभिक्षमता को उजागर किया जा सके, और ऑप्शन सी दिया है कि ए और बी दोनों। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो डेलर्स आयोग की दृष्टि में जो है ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी है जिसमें बच्चे के व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास हो और बच्चे की जन्मजात अभिक्षमता को उजागर किया जा सके। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12, इसमें आपसे पूछा गया है कि डेलर्स आयोग की दृष्टि से ज्ञान प्राप्त करने की विधियों में मुख्य रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए।
ऑप्शन ए है ध्यान एकाग्र करने, ऑप्शन बी सीखे हुए ज्ञान को स्मरण करने, ऑप्शन सी चिंतन करने, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो डेलर्स आयोग की दृष्टि से ज्ञान प्राप्त करने की विधियों में मुख्य रूप से ये तीनों बातें शामिल हैं, ध्यान एकाग्र भी करने में, सीखे हुए ज्ञान को स्मरण करने में और चिंतन करने में। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। इसमें कहा गया है कि यूनेस्को द्वारा एगर फोरा भविष्य के लिए शिक्षा कब प्रकाशित की गई थी। तो यूनेस्को के द्वारा एगर फोरा भविष्य के लिए शिक्षा सन 1972 यानी 1972 में प्रकाशित की गई थी। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 14। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक साथ जीना सीखने के लिए शिक्षा की किन बातों को सीखना पड़ता है। तो एक साथ जीना सीखने के लिए शिक्षा की बातों को जिन जिन बातों को सीखना पड़ता है उसमें होता है मूल्य शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा और शांति के लिए शिक्षा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। इसमें आपसे पूछा गया है कि जानने के लिए अधिगम का अन्य नाम है। तो जानने के लिए अधिगम को हम लोग ज्ञान योग के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। इसमें पूछा गया है कि करने के लिए अधिगम का अन्य नाम है। तो करने के लिए अधिगम का जो अन्य नाम है वो है कर्म योग। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 17। इसमें आपसे पूछा गया है कि औद्योगिक समाजों में सीखना होता है। ऑप्शन ए व्यवसायिक कौशलों का, ऑप्शन बी सामाजिक कौशलों का, ऑप्शन सी संवाद कौशलों का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो औद्योगिक समाजों में जो है यह तीनों कौशलों को सीखना होता है, व्यवसायिक, सामाजिक और संवाद कौशलों का। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। इसमें आपसे पूछा गया है कि डेलर्स आयोग के अनुसार 21वीं शताब्दी में औपचारिक शिक्षा के साथ किसी व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए। तो डेलर्स आयोग ने यह बताया था कि 21वीं शताब्दी में जो औपचारिक शिक्षा के साथ साथ कार्यानुभव और समाज सेवा कार्यों की भी व्यवस्था की जानी चाहिए अनिवार्य रूप से। तो प्रश्न संख्या 18 का जो है ऑप्शन आपका सी, ए और बी दोनों सही होगा। प्रश्न संख्या 18 को ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 19। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्त्री शिक्षा पर सुझाव देने हेतु हंसा समिति का गठन कब किया गया था। तो स्त्री शिक्षा पर सुझाव देने हेतु हंसा समिति का गठन 1962 में किया गया था। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 20 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि सन 1962 में गठित हंसा मेहता समिति ने स्त्री शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिए। तो 1962 में जो हंसा मेहता समिति गठित हुई थी स्त्री शिक्षा के संबंध में अपना रिकमेंडेशन देने के लिए, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया था कि स्त्री पुरुषों की समान शिक्षा होनी चाहिए और उनमें लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए थे। ये दोनों सुझाव उन्होंने दिए थे। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 21 में। इसमें पूछा गया है कि किस आयोग ने स्त्री पुरुषों के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यक्रमों का सुझाव दिया था। तो स्त्री और पुरुषों के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यक्रमों का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 22 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि आधुनिक भारत में शिक्षा का महत्व है। तो आधुनिक भारत में शिक्षा का महत्व क्या है, स्त्री शिक्षा का महत्व, सॉरी आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा क्या महत्व है। तो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, परिवार के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, उपरोक्त सभी के लिए स्त्री शिक्षा का महत्व है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 23 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा 1958 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो केंद्र सरकार द्वारा 1958 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन जो है श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में किया गया था। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 24। इसमें आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति को अन्य किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति को हम लोग देशमुख समिति के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 25। इसमें आपसे पूछा गया है कि देशमुख समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी। तो देशमुख समिति ने अपनी रिपोर्ट 1959 में 1959 में सौंपी थी। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन बी
आपका जो है वो सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। इसमें एक कथन दिया गया है, पूछा किसका है, बच्चों की शिक्षा की समस्याओं का समाधान तभी किया जा सकता है जब साथ साथ स्त्री शिक्षा का विकास किया जाए। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है महात्मा गांधी का है। प्रश्न संख्या ऑप्शन 26 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 27। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्र, समाज, प्रशासन तथा परिवार के क्रियाकलाप तब तक उचित ढंग से नहीं किए जा सकते जब तक स्त्रियों को शिक्षा न मिले। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है स्वामी विवेकानंद का है। प्रश्न संख्या 27 को ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 28 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितनी वैदिक विदुषियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है, उसमें कितनी वैदिक विदुषियाँ थीं जो उनका उल्लेख मिलता है, तो इसमें कुल जो विदुषियों की संख्या मिलती है वो है 24, यानी प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 29। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्त्री शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है। ऑप्शन ए असमानता, ऑप्शन बी शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी विद्यालयों की दूरी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो है वो स्त्री शिक्षा की प्रमुख समस्याएं हैं। असमानता भी है और को एजुकेशन के प्रति नेगेटिव जो है दृष्टिकोण लोगों का है, और विद्यालय की जो दूरी है सभी। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि परिवार में लड़के की शिक्षा एक ही सदस्य की शिक्षा होती है, परंतु परिवार में लड़के की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है। किसका कथन है, तो यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू जी का है, उन्होंने यह कहा था। प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 31। इसमें आपसे पूछा गया है कि महिला समाख्या कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। महिला समाख्या कार्यक्रम सन 1989 1989 में प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 32। इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं की शिक्षा और उनको अधिकार संपन्न करने का ठोस कार्यक्रम था। तो ग्रामीण एवं पिछड़े वर्ग की जो महिलाओं की शिक्षा और उनको अधिकार संपन्न करने का जो ठोस कार्यक्रम था वह था महिला समाख्या कार्यक्रम। प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। इसमें आपसे पूछा गया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना सन 2004 में शुरू की गई थी। प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 34। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद NCWE का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन 1959 में किया गया था। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 35 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश इंडिया में प्रथम ऑल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो ब्रिटिश इंडिया में प्रथम ऑल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल की स्थापना सन 1821 में तिरुनेमवली में तिरुनेमवली में की गई थी, सन 1821 में। प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन सी जो है वह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 36 में आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता की दर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है वो है 65.46, ऑप्शन ए। 36 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 37 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य था है। तो प्रश्न संख्या 37 का जो सही उत्तर होगा वो होगा केरल। 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार केरल राज्य में भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर पाई जाती। तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 38 में आपसे पूछा गया है कि लोकतंत्र के सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी बंधुत्व, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो लोकतंत्र के जो सिद्धांत है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, ये सब क्या है, लोकतंत्र के सिद्धांत हैं। तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 39 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य के कितने तत्व होते हैं। तो राज्य के 4 तत्व होते हैं। प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन
डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 40, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय नागरिकता संबंधी संवैधानिक प्रावधान जो हैं कहाँ दिए गए हैं, किस अनुच्छेद में? तो भारतीय नागरिकता संबंधी जो संवैधानिक प्रावधान है वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में, यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक दिए गए हैं। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 में आपसे पूछा गया है कि भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी वंश के आधार पर, ऑप्शन सी पंजीकरण के द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। तो भारत में जो कि नागरिकता प्राप्त करने के तीनों साधन हैं, जन्म से या वंश के आधार पर या पंजीकरण के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि नागरिकता अधिनियम की धारा 9 में नागरिकता की समाप्ति के कारण जो है बताए गए हैं। ऑप्शन ए कि स्वैच्छिक त्यागना, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता भारत की त्याग दे, ऑप्शन बी बर्खास्ती की, और ऑप्शन सी सरकार द्वारा उसको वंचित कर दिया जाए। तो ये तीनों ही तरीका है नागरिकता की समाप्ति के। तो प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 43 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों की शिक्षा से संबंधित गठित आयोग है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों की शिक्षा से संबंधित जो गठित आयोग था वो है भक्त वत्सलम समिति 1963। ऑप्शन ए 43 का ऑप्शन ए जो आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को जो है कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्रसंख्या जो है वो प्रसंख्या आपके ये जो है 44 है, इसका उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कि संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो मूल संविधान में तो हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन जो एक संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको बाद में समाप्त कर दिया गया। तो अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार शेष बचे हुए हैं। तो प्रश्न संख्या 45 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अथर्ववेद में कितनी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। अभी हमने देखा था कि ऋग्वेद में कितनी विदुषी महिलाओं का उल्लेख था, तो 24 था। या अथर्ववेद में कितनी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है, तो अथर्ववेद में जो 5 विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। तो प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 46, इसमें आपसे पूछा गया है कि नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ। तो नागरिकता अधिनियम सन 1955 में पारित हुआ था। तो 46 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 में आपसे पूछा गया है कि किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसकी व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 32 में की गई है, उसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है संविधान का हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है। तो प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 48, इसमें आपसे पूछा गया है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित जो आर्टिकल अभी हमने आपको बताया कि अनुच्छेद वो है 32। प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 49, इसमें आपसे पूछा गया है कि नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट के लेखक हैं। नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट के जो लेखक हैं प्रोफेसर जिमरन। जिमरन जो हैं वो प्रोफेसर जिमरन आपके जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट के प्रोफेसर जिमरन। प्रश्न संख्या 49 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 50, इसमें आपसे पूछा गया है कि भावात्मक एकता से मेरा अभिप्राय अपने मनों और हृदयों को एक करने और पृथकता की भावनाओं को समाप्त करने से है। यह कथन किसका है? तो भावात्मक एकता के संबंध में ये जो कथन है वो जवाहरलाल नेहरू का है। तो प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 51 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। राष्ट्रीय एकता की नेशनल इंटीग्रिटी की क्या आवश्यकता है? तो ऑप्शन ए दिया है कि राष्ट्र के अस्तित्व के लिए, जिसके लिए तो आवश्यकता राष्ट्रीय एकता की यही है। ऑप्शन बी विघटनकारी तत्वों के उन्मूलन के लिए, इसके लिए भी राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। ऑप्शन सी दिया है कि क्षेत्रीय संकीर्णता को समाप्त करने के लिए, इसके लिए भी राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। तो प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन डी। अब 52 नंबर के प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, 52 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता पर विचार
हेतु मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन जो है कब बुलाया गया था। इसमें जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं 1959, 1960, 1961 और 1962। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रश्न संख्या 52 का ऑप्शन सी 1961 में आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1961 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता पर विचार करने हेतु मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था। तो प्रश्न संख्या 52 का ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 53। इसमें पूछा गया है कि डॉक्टर संपूर्णानंद भावात्मक एकता समिति कब गठित की गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 1961 में। प्रश्न संख्या 53 का ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 53। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है के साथ राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का एक घनिष्ठ संबंध है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह है डॉक्टर राधाकृष्णन का है। प्रश्न संख्या 54 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 55। इसमें आपसे पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक में जो है जो मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 55 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 12 से 32। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 56। इसमें आपसे पूछा गया है कि सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51A में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। तो सन 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन या 42वां जिसको आप लोग बोलते हैं 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके द्वारा आर्टिकल 51A ऐड करके उसमें आपके नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। प्रश्न संख्या 56 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 57। इसमें आपसे पूछा गया है कि माता पिता अथवा अभिभावक के रूप में 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों अथवा आश्रितों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह मूल कर्तव्य कब और किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो यह मूल कर्तव्य सन 2001 में 93वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था, उसके द्वारा किया गया। तो इस प्रकार कुल 11 अब मौलिक कर्तव्य हमारे यहाँ हो गए। 2001 में जो 93 संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ दिया गया, तब पहले 10 थे, अब इसको भी जोड़ दिया गया, तो 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। प्रश्न संख्या 57 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 58 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा किस सूची में सम्मिलित है। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है। प्रश्न संख्या 58 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच जो है विषयों का बंटवारा 3 सूचियों के द्वारा किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सूची में जो ऐसे विषय सम्मिलित होते हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है, और राज्य सूची में ऐसे विषय सम्मिलित होते हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार राज्यों का होता है, और समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को सम्मिलित किया गया है जिन पे दोनों राज्य और केंद्र सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन यदि कोई इस पर विरोध होता है या कुछ विवाद होता है तो केंद्र का कानून मान्य होता है। तो शिक्षा जो है वो अब समवर्ती सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। प्रश्न संख्या जो है 58 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 58 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 59। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। तो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। प्रश्न संख्या 59 का 59 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 60। इसमें आपसे पूछा गया है कि भावात्मक एकता से प्रश्न संख्या 60 को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 60 इसमें आपसे पूछा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान है। किस आर्टिकल में यह प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया जाए? तो प्रश्न संख्या 60 में जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी आर्टिकल 45 या अनुच्छेद 45। प्रश्न संख्या 60 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 61। इसमें आपसे पूछा गया है राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु की सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यह प्रावधान है। तो यह प्रावधान जो है आर्टिकल 21A में किया गया है, अनुच्छेद 21A में। प्रश्न संख्या 61 का ऑप्शन ए जो है
वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 62। इसमें पूछा गया है कि अनुच्छेद 21 से किस संविधान संशोधन द्वारा और किस वर्ष में जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 21A जो है वो 86वां जो संविधान संशोधन था 2002 में हुआ था, उसके द्वारा जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 62 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 63। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 में पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 63 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 64। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू हुआ था। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 64 का ऑप्शन बी आपका जो है सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 65। इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वंश अथवा जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान है किस आर्टिकल में। तो यह प्रावधान जो है आर्टिकल 29(2) में है, 29(2) में है। प्रश्न संख्या 65 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर आया होगा। पिछले वर्ष भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, लेकिन सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ था। तो अगर इस बार इस प्रकार का प्रश्न आता है कि यह किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है कि जो राज्य पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त जो शिक्षा संस्था हैं उसमें किसी भी नागरिकों को धर्म, मूल, वंश अथवा जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो आर्टिकल 29(2) होगा, 29(2). प्रश्न संख्या 65 का ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 66 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। यह किस आर्टिकल में कहा गया है। तो ये जो है संविधान के अनुच्छेद 31 में कहा गया, 30(1) में। 30(1) में यह व्यवस्था है कि धर्म या भाषा पर आधारित जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 66 का ऑप्शन बी 31 सही है। अनुच्छेद 30(1) या 31 आप कह सकते हैं उसको। प्रश्न संख्या 67 की ओर हम लोग चलते हैं। 66 का उत्तर हो गया। 67 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य निधि द्वारा पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो यह जो प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 28 में है। संविधान का जो अनुच्छेद 28 में उसमें ये कहा गया है कि राज्य निधि द्वारा पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। प्रश्न संख्या 67 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 68 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वह भाषाई दृष्टि से अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा से जो है शिक्षा की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जो अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे हैं उनको प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में जो है शिक्षा की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तो यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो यह प्रावधान जो है संविधान के आर्टिकल 350 यानी 350(a) में प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 68 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 69। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो हिंदी को जो है संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 के तहत घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 69 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 को देख लेते हैं हम लोग। इसमें आपसे पूछा गया है कि श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय यानी SNDT की स्थापना कब हुई थी। तो SNDT की स्थापना सन 1916 में हुई थी। यह प्रश्न जो आपके पिछले वर्ष के पेपर में आया भी था। तो प्रश्न संख्या 70 का ऑप्शन सी जो है वह आपका सही उत्तर होगा। SNDT का जो पूरा नाम है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 71 को हम लोग देख लेते हैं। 71 में क्या पूछा गया है कि SNDT की स्थापना किसने की थी। SNDT की स्थापना जो है यह प्रश्न भी पूछा गया था पिछले साल कि महर्षि घोड़ो केशव कर्वे ने की थी। प्रश्न संख्या 71 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 72 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि कर्वे जी ने कब अनाथ बालिका आश्रम एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इसमें जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो है ऑप्शन ए 14 जून 1896, ऑप्शन बी दिया है कि 15 जुलाई 1896, ऑप्शन सी दिया है 17 अगस्त 1896 और ऑप्शन डी दिया है 14 जून 1895। तो कर्वे के द्वारा जो है उन्होंने अनाथ बालिका आश्रम एसोसिएशन की स्थापना 14 जून 1896 को 1896 में किया था। प्रश्न संख्या 72 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 73। इसमें आपसे पूछा गया है कि एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय को वैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई। तो एसएनडीटी को जो महिला विश्वविद्यालय इसको वैधानिक मान्यता सन 1951 में 1951 में प्राप्त हुई। 73 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 74 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि कर्वे जी के निष्काम कर्म मठ की स्थापना कर्वे जी ने निष्काम कर्म मठ की स्थापना कब की थी। तो कर्वे जी ने जो निष्काम मठ की स्थापना 4 नवंबर 1908 में की थी। प्रश्न संख्या 74 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 75 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है, चांसलर। तो एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय का जो कुलाधिपति होता है वो महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है महाराष्ट्र का। प्रश्न संख्या 75 का ऑप्शन बी जो है वह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 76 की ओर। एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय के उद्देश्य हैं। तो एसएनडीटी जो महिला विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए दिया कि महिला वर्ग को शिक्षित कर उन्हें समाज में अपनी पहचान दिखाना, और ऑप्शन बी दिया है कि महिला में गुणवत्ता तथा रोजगार कौशल का विकास करना, ऑप्शन सी दिया है कि महिलाओं को औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से उच्च शिक्षा से जोड़ना। ये तीनों जो उद्देश्य एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय के हैं। तो प्रश्न संख्या 76 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं 77 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य क्या है, मोटो उसका क्या है। तो एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय का जो मोटो है वो है ऑप्शन है प्रबुद्ध महिला अनंत शक्ति का स्रोत है। प्रश्न संख्या 77 का ऑप्शन ए जो है वह आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 78 का। इसमें आपसे पूछा गया है कि एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय को ए ग्रेड की श्रेणी में कब रखा गया। तो एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय को ए ग्रेड की श्रेणी में सन 2015 में रखा गया। प्रश्न संख्या 78 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 79 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी। तो बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना पंडित हीरालाल शास्त्री के द्वारा किया गया था। सन प्रश्न संख्या 79 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 80। इसमें आपसे पूछा गया है कि बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी। तो बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना जो है सन 1935 या 1935 में की गई थी। प्रश्न संख्या 80 का ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 81 को हम लोग देख लेते हैं 80 के बाद। इसमें आपसे पूछा गया है कि पंडित हीरालाल शास्त्री रहे किन किन पदों पे वो रहे थे। तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे और भारत की संविधान सभा के सदस्य भी 1947 में वो बने थे। तो प्रश्न संख्या 81 का ए और बी दोनों सही उत्तर होगा। तो जो सी ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा कि ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 81 का ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 82 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि यूजीसी ने बनस्थली विद्यापीठ को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया। तो यूजीसी ने जो बनस्थली विद्यापीठ को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा सन 1983 में दिया, 1983 में। प्रश्न संख्या 82 का ऑप्शन डी 1983 सही उत्तर होगा, 1983। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 83 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि बनस्थली विद्यापीठ के संबंध में सत्य है, क्या सत्य है। ऑप्शन ए दिया है कि शांत प्राकृतिक वातावरण, ऑप्शन बी केवल बालिकाओं के लिए, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बनस्थली विद्यापीठ जो है वह शांत और प्राकृतिक वातावरण में ही है और केवल बालिकाओं के लिए। तो प्रश्न संख्या 83 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 84। इसमें आपसे पूछा गया है कि बनस्थली विद्यापीठ की कमियां क्या क्या हैं।
तो इसकी जो ऑप्शन ए दिए हैं कि लॉ, कॉमर्स और मेडिकल साइंस की शिक्षा का अभाव, ऑप्शन बी दिया है कि वास्तविक परिस्थितियों से दूर, और ऑप्शन सी दिया है कि खादी पहनने की अनिवार्यता, ऑप्शन डी है कि उपरोक्त सभी। तो ये सारी कमियां जो है वनस्थली विद्यापीठ की हैं। तो प्रश्न संख्या 84 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 85। इसमें आपसे पूछा गया है कि एकलव्य फाउंडेशन है एक सरकारी संगठन, एक गैर सरकारी संगठन, या ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एकलव्य जो फाउंडेशन है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ है। तो प्रश्न संख्या 85 का ऑप्शन जो है बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, एनजीओ। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 86। इसमें आपसे पूछा गया है कि एकलव्य फाउंडेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो एकलव्य फाउंडेशन की स्थापना 1982 में होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में पड़ता है, वहाँ हुई थी। 1982 में होशंगाबाद में एकलव्य फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 86 का ऑप्शन ए आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 87। इसमें आपसे पूछा गया है कि एकलव्य फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो एकलव्य फाउंडेशन का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। प्रश्न संख्या 87 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 88। इसमें आपसे पूछा गया है कि एकलव्य फाउंडेशन का समन्वय केंद्र कहाँ है। तो कोऑर्डिनेशन सेंटर, तो समन्वय केंद्र एकलव्य फाउंडेशन का है वो है भोपाल, मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 88 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 89। इसमें आपसे पूछा गया है कि एकलव्य के प्रकाशन केंद्र द्वारा, जो एकलव्य फाउंडेशन है उसके प्रकाशन केंद्र द्वारा जो प्रकाशित की जाने वाली मासिक पत्रिकाएं हैं, मंथली जो कौन सी मैगजीन प्रकाशित होती है। तो ऑप्शन ए है चकमक, और ऑप्शन बी दिया है संदर्भ, और ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एकलव्य फाउंडेशन के जो प्रकाशन केंद्र द्वारा ये दोनों ही पत्रिकाएं जो है, मासिक पत्रिकाएं जो है वो प्रकाशित होती हैं। चकमक बच्चों के लिए और संदर्भ भी है। तो प्रश्न संख्या 87 का ऑप्शन सी जो है आपका, अरे 89 का, सॉरी 89 का जो है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, चकमक और संदर्भ दोनों हो जाएगा। तो 89 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 90, जो इस मॉडल प्रश्न का अंतिम प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि एकलव्य का प्रकाशन केंद्र कहाँ है। तो एकलव्य फाउंडेशन का जो प्रकाशन केंद्र है वह भोपाल, मध्य प्रदेश में है। तो प्रश्न संख्या 90 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार जो इस मॉडल प्रश्न पत्र में कुल 90 प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आज जो है आपको मिल गए हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।